हेलो स्टूडेंट, ये टीटी का जो प्रश्न पत्र है ये हमारे पास अवेलेबल है। ये जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड प्रश्न जो कि पहली से शायद 5वीं तक का हुआ था, इसके हम 150 के 150 प्रश्न बनाएंगे। लगभग 100% सही उत्तर लगाने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। वो है गणित का सेक्शन का है, तो गणित के सेक्शन में आते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा, तो 91 नंबर प्रश्न में आप सभी आ जाइए। अगर आप गणित के सेक्शन में नहीं होंगे तो डायरेक्ट गणित सेक्शन आप खोल सकते हैं। तो गणित सेक्शन में आप पहला जो सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखने और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की प्रक्रिया कहलाती ये पूछा है। तो यहाँ पर आप सब लोग करेक्ट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। जो आगमनात्मक विधि जो है इसके अंतर्गत रखा गया, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 92 नंबर जो प्रश्न है, 92 नंबर प्रश्न इसमें ये पूछा है कि अगर एक जो पेपर है उसमें 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है, तो अगर इस हिस्से को काट कर निकाल दिया जाए तो बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। इसका जो डिटेल वीडियो है मतलब मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको कॉमन से आते इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है और इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये दोनों एरिया के क्षेत्रफल को आपस में घटाएंगे तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये बोला है गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगा लीजिए, उपरोक्त सभी, ठीक। इसके अलावा अगले प्रश्न में आइए। अगला जो प्रश्न है बोल रहा है 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या गणित शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लगाइए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गणित के, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा जूम, ठीक है। तो गणित के प्रति अरुचि, ठीक है। इसके अलावा अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, वह चिंतन में किस चरण पर है, ठीक है। चिंतन के किस चरण पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। दरअसल विश्लेषण, ठीक। इसके अलावा 96 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 96 नंबर जो प्रश्न है, दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, इसको किस विधि के अंतर्गत मतलब सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, आगम विधि के द्वारा, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न लगाइए। अगला जो प्रश्न है बोल रहा है 97, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे कई कंफ्यूजन भी हो सकता है। नॉर्मली शायद आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे देखिए जो घनत्व है वो डी से यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, उसके अलावा जो द्रव्यमान है वो एम से यानी मास और वी से वॉल्यूम, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू एम बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम होता है। जिसको आप जब पक्षांतर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक। तो ये दरअसल जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। m इज इक्वल टू वी यानी v इंटू डी, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसके अलावा अगले प्रश्न में आइए, इसको डिटेल से मैं आपको मैथ्स की वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है उसमें आप आ जाइए 98 नंबर, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों के किस शक्ति का विकास करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। इसके अलावा आप अगले प्रश्न में आइए। अगला जो प्रश्न है, गणित शिक्षण और सांप सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होता है उन अवधारणाओं के विकास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए जो संख्याएं से संबंधित है उससे रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके अलावा आप 100 नंबर प्रश्न में आइए, जो स्क्वायर रूट पूछा है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2.53, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न में आइए। अगला जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, यहाँ पर पूरा कुचड़ बुचड़ हो गया है, ठीक है। अगले प्रश्न को अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक लड़का 20 मिनट में लगभग 960 शब्द टाइप करता है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2880 शब्द प्रति घंटा आएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे कि कैसे इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा 102 नंबर प्रश्न में आएंगे, एक घनाभ का आयतन पूछा है
जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1344 वर्ग मतलब क्यूब सेंटीमीटर। इसके अलावा अगले प्रश्न में आइए। अगला जो प्रश्न है, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने की प्रक्रिया होती है? तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रोग्रामिंग मॉडल। इसके अलावा 104 नंबर प्रश्न को देखिए। 104 नंबर प्रश्न में पूछा है 3/16 को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए बोला है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पर कोई ये नहीं बोलेगा कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं बोला ना। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो डिटेल वीडियो आ जाएगी, तो वो भी 5 मिनट की वीडियो रहेगा, उसको भी आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो देखिए, चाल बराबर सबको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगले प्रश्न में आ जाइए। 106 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गणित की प्रक्रिया का संबंध किससे नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब 106 नंबर प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगा लीजिए। ठीक है, विशिष्ट क्रम। ठीक है, इसके अलावा 107 नंबर प्रश्न में आइए। 107 नंबर प्रश्न में बोला है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, 2 सही 3/4 1 सही 1/8। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 22/9। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 3, 8, 9 और x का औसत 6 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी x की वैल्यू 4 है। ठीक है, इसके अलावा अगले प्रश्न में आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा है? 109 नंबर प्रश्न, व्यक्ति एक किसी काम को 20 दिन में करता है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जो पैसे का रेशियो है वो 1.3 आएगा। ठीक है, रेशियो में। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 100 रुपये और 300 रुपये में बंटवारा होगा, ठीक, ना कि 300 रुपये और 100 रुपये में। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि 8:13.5 और 16:x है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 12 आएगी x की वैल्यू। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। 111 नंबर, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है, ये पूछा 10% हानि में, तो इसको आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 99 रुपये आएगा। ठीक है, इसके अलावा 112 नंबर प्रश्न को देखिए। 450 रुपये की राशि का साधारण ब्याज जब आप निकालेंगे तो इसका 4 वर्ष आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 13वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगा लेंगे सब लोग, बैंकिंग मॉडल का। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ये पूछा है कि उसका क्षेत्रफल का या आयतन का जो सूत्र है वो क्या होगा? तो आयतन का सूत्र होगा 2π² होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके अलावा 115 नंबर प्रश्न में आइए। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है और लघुत्तम समापवर्तक 300 है तो इसका करेक्ट आंसर 75 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अलावा अगले प्रश्न में आ जाइए। देखिए ये जो है इसको सॉल्व करके ना मैं बताऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न इसमें बोला है बढ़ते क्रम, असेंडिंग क्रम में बोला है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगले प्रश्न में जाइए। 117 नंबर प्रश्न, सोच की वृद्धि और गणित संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकटतम संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, सिद्धांत। इसके अलावा अगला प्रश्न में आइए। 18 नंबर प्रश्न, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को जो गुणा होकर के प्राथमिक स्तर के सिद्धांत के किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आगात्मक सिद्धांत का। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न 119 नंबर प्रश्न को देखिए। कौन सी आवश्यकताएं अधिक अमूर्त है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बीजगणित जो है ज्यादा अमूर्त है। ठीक है, इसके लिए 120 नंबर प्रश्न में आएंगे। गेंद, संतरा जैसी जो 3D आकार की वस्तुएं उपयोग में लाकर गोलाई के अवधारणा का विकास किस पहलू के उदाहरण के हिसाब से होता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो मूर्त और अमूर्त की ओर। ठीक है, इसके अलावा अगला जो सेक्शन उसको देख लेते हैं। अगला जो सेक्शन क्या है? अगला सेक्शन जो है इन्वायरमेंटल का सेक्शन है, इसको देखते हैं। 121 नंबर प्रश्न में आ जाइए। विज्ञान जो पर्यावरण इन्वायरमेंट वाला हिस्सा उसमें आएंगे अपन। 121 नंबर प्रश्न को देखिए। शिक्षण आकलन के लिए उपकरण और इसके अंतर्गत बच्चे को सिखाने में प्रगति की जानकारी एकत्र कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसका यहाँ पे आप लगाइए पोर्टफोलियो। ठीक है, अक्सर आप देखेंगे कि फोटो का जो पोलियो बनाते हैं उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। इसके अलावा 22 नंबर प्रश्न में आइए आप लोग। 22 नंबर प्रश्न पूछा है, रीमा
आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी, इसलिए वो किस चीज़ को लेके जाएगी। तो याद रखिए जो जड़ होंगी उसी को लेके जाएगी। तो जड़ इसमें क्या है ऑप्शन में, तो जड़ जो है गाजर है, चुकंदर है और मूली है। ठीक है, याद रखिए हल्दी जो है वो जड़ की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, वो तना की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 123 नंबर प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक कॉमन से आता है। अपघटक या डिकम्पोजर वो होता है जो कार्बनिक पदार्थ को सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा 24 नंबर प्रश्न को देखिए। 24 नंबर प्रश्न बोला पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, बच्चों का अपसारी चिंतन या विकास करना। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है बोला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाएंगे, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्र के साथ समझ सके। ठीक है, इसके अलावा 26 नंबर प्रश्न आइए। 26 नंबर प्रश्न बोला है वन पारिस्थितिकी तंत्र में कवक क्या है। देखिए इसका जो इंग्लिश वाला पोर्शन आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंगस बोला है। ठीक है, कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि वो उत्पादक के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिए जब एल्गी जो होता है, एल्गी यानी एल्गी कहने का मतलब है तालाब जो तंत्र है उसके अंतर्गत आएगा, यानी नमी वाले में तो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के अंतर्गत आएगा, लेकिन यहाँ पर अपघटक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके अलावा 127 नंबर प्रश्न में आ जाइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे में कंप्लीट करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा अगले प्रश्न को देखते हैं, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। तो याद रखिए स्किन है, फेफड़ा है और उसके अलावा क्या हो जाएगा, जो गलफड़े हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है। तो कवक जो है भौतिक घटक नहीं, बाकी सब भौतिक घटक। इसके अलावा 130 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो हरे चीज को खाते हैं, गाय और शेर। इसके अलावा 131 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिए जो विद्यालय बनाना है वो प्राकृतिक और सामाजिक अंतरक्रिया नहीं है। ठीक है ना, ये विद्यालय बनाने में कोई प्राकृतिक काम नहीं हो रहा है, ना प्राकृतिक चीज़ों से नुकसान या फायदा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1961 में लागू हुआ। इसके अलावा अगले प्रश्न में आइए, 33 नंबर जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि। 133 नंबर प्रश्न में आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है, 134 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है। तो कॉमन सी बात है विटामिन सी से रिलेटेड होने वाली बीमारी है स्कर्वी। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पर इसलिए हम बोल रहे हैं स्कर्वी क्योंकि बेरी और रतौंधी और रिकेट्स ये दांत वास्ते से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 135 नंबर प्रश्न में आ जाइए, गीता रमन की पत्नी है देव गीता के इकलौता भाई। ये सब जब आप कहानी आप सॉल्व करेंगे तो ये समझ लीजिए कि उसका मामा लगेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर पुरस्कार और प्रशंसा ये दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न, 137 नंबर को देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन प्रश्नों से पूछे गए सही परिप्रेक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 137 नंबर प्रश्न उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 138 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 138 नंबर प्रश्न क्या पूछा, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ए बी सी करेक्ट है और डी जो है वो गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा 129 नंबर प्रश्न में आ जाइए, प्राथमिक स्तर पर मानचित्र जो है वो जो बच्चे हैं उसका कौन सा कौशल का विकास करते हैं ये पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। ठीक है ना, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक, इसके अलावा 140 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधियों से संबंधित
यानी गलत संबंध है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट लगा लीजिए। गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए, ये एकदम गलत है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है, भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह करने की औसत उम्र या सबसे कम उम्र क्या है? तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ठीक है। 21 वर्ष और 18 वर्ष, क्योंकि पहले लड़का पूछा है फिर लड़की पूछा है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 142 नंबर प्रश्न देखिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को शिक्षक ने अदरक को तना कहा, क्योंकि देखिए जो तना है, मैं पहले ही बताया कि अदरक जो है तना होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, क्या पाया जाता है, पार्व मतलब पर्व, संध्या, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, जहाँ से एक नया प्लांट उग सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा 143 नंबर प्रश्न, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो घास है, घास के बाद जो शाकाहारी होंगे वो आएंगे, फिर उसके बाद मांसाहारी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, घास, खरगोश और शेर, ठीक। इसके अलावा 144वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप चेक कर लेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, बी और डी सही है, इसके अलावा बाकी सब गलत है। इसके अलावा 145 नंबर प्रश्न का है, मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग, तो कॉमन से आता है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी चीज़ें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और 146 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे, 146 नंबर प्रश्न दिया, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये बच्चे को समस्या का समाधान करने में सहायक होती हैं, ठीक है। इसके अलावा 47 नंबर प्रश्न को देखिए, 147 को, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से संबंधित है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फिर मलेरिया आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 148 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? तो यहाँ पर आप याद रखिए जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सीखना, उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा जो है रचनावादी सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। ऑप्शन नंबर सी वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का रचनात्मक आकलन है? तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बच्चों के क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना, ठीक है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, NCF 2005 में पर्यावरण के अध्ययन से रिलेटेड को किसको शामिल या अनुशंसन नहीं की गई है? तो इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, क्योंकि 2005 का जो है उसको मैंने डिटेल से पढ़ा नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो डिटेल पोर्शन है वो जो मैथ्स वाला है और इंग्लिश वाला है, ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तब तक के लिए स्टे सेफ, पीस आउट। और हाँ, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।